I had promised you to be in the classroom for an hour full, but in neither from the point of view of time nor from the point of view of taking class, it is feasible. That's why I have decided to be with you only for 40 minutes. That is usual. That is usual hour or usual time for a class, 40 or 45 minutes in all the classrooms, either it be collegiate classes or school classes, only 40-45 minutes, maximum 50 minutes is the usual duration of a class. So I have decided to be with you from 40 to 50 minutes overall. Today I have decided to start with how to make sentences. This is first thing that is to be taught, that is to be taught or that should be taught for communicative language teaching. Because as far as traditional grammar is concerned, if I start with you from parts of a speech, so teaching traditional grammar has now become too much boring because I start with, if I start with parts of a speech such as noun, pronoun, adjective, whatever, etc., it may be more boring. On the other hand, it takes time also, because now children or any learner, children or older people also, adult also, like to learn anything within a stipulated time, period of time, fixed period of time, or calculated period of time, or expected period of time. And if a teacher takes too much time in teaching them how to learn a language, at least nowadays, what happens is that everybody wants to know something, but they have no time. But they have no time at all to devote to it. Just to a considerable amount. कहने का मतलब यह है कि कोई भी आदमी के पास इतना टाइम नहीं है, चाहता है कि कम से कम समय में कुछ सीख लें, क्योंकि बहुत अगर लेंदी और अगर लगाएंगे उसमें, अगर लेंदी टाइम लगाएंगे तो पढ़ाने वाला भी ये हो जाता है, कहिए कि वो भी अपने काम से संतुष्ट नहीं रहता है, उसको भी लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है, बच्चे भी बोर्डम फील कर रहे हैं, ऐसे उसको लगता है। तो इसलिए सबसे पहले लैंग्वेज टीचिंग में, जैसे कोई भी सीखना चाहता है तो क्या सीखना चाहता है? सीखना चाहता है कि हमको कैसे जल्दी से जल्दी कुछ बोलने आ जाए, जल्दी से जल्दी कुछ हमको लिखने आ जाए, ये चाहता है। तो इसी just from the, or just taking this point in view, I have decided to start with how to make a sentence. Whenever you want to speak something, or whenever you want to write something, only just writing and speaking, because listening does not matter here, even reading does not matter here.
what matters is that how, just what counts is how to speak a sentence, how to write a sentence. First of all, or what strikes your mind is how to start a sentence. कोई भी सेंटेंस शुरू कैसे करें, कहाँ से शुरू करें? तो जहाँ तक डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस का सवाल है, उसे ग्रामर में असर्टिव भी कहते हैं, उसका सवाल है जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो। अफर्मेटिव पॉजिटिव को ही कहते हैं, तो या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी अगर सेंटेंस आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या खोजते हैं? सबसे पहले खोजा जाता है कि कौन इसका सब्जेक्ट है, यानी कौन। कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे तो कोई, जो भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे तो उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब बहुत जरूरी है। बिना सब्जेक्ट के या बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता है। सिर्फ अगर वर्ब है तब भी सेंटेंस नहीं होगा, सिर्फ अगर सब्जेक्ट है तब भी सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट कौन है? जो काम कर रहा होता है। वर्ब कौन है? जो काम हो रहा होता है। जो काम हो रहा है वो वर्ब है, काम को ही वर्ब कहते हैं। कह लीजिए कि जो भी हो रहा है, जो भी आदमी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है वो वर्ब है। जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह जैसे ही यू गेट अप फ्रॉम योर बेड, तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि पाँव फट रहा है या सुबह हो रहा है, तो क्या कहते हैं? सुबह हो रहा है, यानी द डे इज ब्रेकिंग, द डे इज ब्रेकिंग, ऐसे आप कहते हैं। मतलब दिन हो रहा है, सुबह हो रहा है, यानी साफ हो रहा है, पाँव फट रहा है। इट इज द टाइम बिफोर द राइजिंग ऑफ द सन। उसके बाद सूर्य जब उगता है तो कहते हैं द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ऐसे कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो सन है वो सब्जेक्ट हुआ, और उगने का काम जो है वही वो कर रहा है। सूर्योदय हो रहा है, मतलब सूरज निकल रहा है, सूरज प्राची दिशा में सूरज निकल रहा है, पूर्व दिशा में। तो जो काम हो रहा है वो वर्ब हो गया, और जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। अब आगे जैसे ही ये आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर समस्या आएगी कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए। आप जानते ही हैं कि सिंगुलर प्लूरल 2 नंबर होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो उसमें आप सिंगुलर भी लगा दे सकते हैं, प्लूरल भी लगा दे सकते हैं। प्लूरल लगा रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ प्लूरल की संख्या में एक से ज़्यादा संख्या में वो चीज़ें हैं, और यहाँ आप लगाते हैं जैसे आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि लोग समझता है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। खैर, अब आगे देखिए, ये तो हो गया। सबसे पहले दिमाग में रखिए कि जितना दुनिया का वर्ब है, हेल्पिंग मॉडल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसे ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं, या मॉडल जो हैं,
उनकी बात मैंने कह रहा हूँ। जो फाइनाइट वर्ब होते हैं, जो वर्ब फाइनाइट होते हैं, तो फाइनाइट वर्ब को क्या होता है कि फाइनाइट वर्ब के ये होते हैं, फाइनाइट वर्ब के 3 वो टेंस होते हैं। कोई भी वर्ब 3 टेंस में होता है, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, और वर्ब का तीसरा जो होता है, जो परफेक्टिव फॉर्म है, उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जो थर्ड फॉर्म है। ऐसे उसे हमेशा हम परफेक्टिव टेंस में ही यूज करते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्टिव हो या प्रेजेंट परफेक्टिव हो। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसका हम यूज तो करते हैं हमेशा परफेक्टिव टेंस में, लेकिन उसका नाम ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। हमेशा उसका यूज परफेक्टिव टेंस में ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या मान लीजिए वो पास्ट परफेक्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी वर्ब दुनिया के हैं वो तमाम वर्ब प्लूरल हैं। सिर्फ मैं फाइनाइट वर्ब की बात कर रहा हूँ, तमाम वर्ब प्लूरल हैं। और जितनी भी चीज़ें दुनिया की हैं, जैसा कि मैंने कहा कि उसमें 2-4 केसेस हैं जो नाउन को हम प्लूरल में ही यूज करते हैं, उसे उसका सिंगुलर होता नहीं है हमेशा। जैसे सीजर्स है, कैंची, तो चूंकि उसको काटने वाले 2 जुड़े रहते हैं। जैसे चिमटा, टोंग्स जो होता है, उसमें पकड़ने वाले 2 जुड़े होते हैं, उसको आप कैसे सिंगुलर में यूज करेंगे? या फिर जो फांसी का फंदा होता है, उसे भी ये 2 तरफ से वो दबाता है गले को, तो वो भी आप यूज करेंगे तो वो प्लूरल में यूज होता है। तो 2, 4, 10 को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें आप दुनिया में देख रहे हैं सब सिंगुलर है। उनको प्लूरल जब बनाना होता है तो एस या एस लगाते हैं, या फिर 2-4 ऐसे भी हैं जैसे ऑक्स में ऑक्सन करते हैं, या फॉक्स का विक्सन करते हैं। तो ये सब 2-4 हैं ये भी, जिसमें एस एस न लगाकर दूसरे शब्द लगाते हैं। जैसे ब्रदर का ब्रेदरेन भी होता है, ऐसे ब्रदर्स भी होता है, ब्रेदरेन भी होता है। तो ऐसे करके उसको प्लूरल बनाते हैं। और 2-4-10 जो हैं, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें आपकी आंखों के सामने दिख रही हैं, वो तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें नाउन हैं। ध्यान दीजिएगा, उसी को नाउन कहते हैं। जितनी भी चीज़ें दिख रही सब नाउन है, और वो सब सिंगुलर हैं। उनको जब भी आप प्लूरल में यूज करेंगे तो एस या एस उसमें लगाते हैं, एस या एस उसमें लगाते हैं। और जितनी भी दुनिया के वर्ब है वो सब प्लूरल है, सब प्लूरल है। हेल्पिंग मॉडल्स को छोड़कर, मैं बता रहा हूँ ऑक्सिलियरी जिसको कहते हैं, उसे छोड़कर सब प्लूरल है जो फाइनाइट वर्ब है। वहाँ भी 1-2 ये एक्सेप्शन हो सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि सिंगुलर बनाने के लिए एस सी एस लगाते हैं। दोनों में अंतर देखिए, नाउन सभी सिंगुलर होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस लगाते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है कि तमाम वर्ब जो हैं वो प्लूरल होते हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आप कहते हैं, उसमें भी 1-2 एक्सेप्शन होता है। जैसा कि मैंने कहा, जैसे आप कहते हैं कि आई गो टू द मार्केट, तो आप कहेंगे कि आई तो सिंगुलर है, मैं अकेला हूं, तो इसमें एस एस क्यों नहीं लगा?
तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि एक दो एक्सेप्शन होते हैं। जैसे यू, अगर सिंगुलर यू है, प्लूरल में भी यू ही होता है, सिंगुलर यू यूज करते हैं तो भी वर्ब प्लूरल होता है। जैसे कहते हैं कि यू गो टू द मार्केट एवरी डे, व्हाट्स द रीजन, क्या कारण है रोज बाजार जाते हो? तो हाँ, यू गो टू द मार्केट कहते हैं, गो कहते हैं, गोज नहीं कहते। एक्सेप्शन है, अपवाद है। अभी मैंने कहा कि जितने भी वर्ब्स होते हैं सब प्लूरल होते हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस सी एस लगाते हैं। इसका जस्ट उल्टा जितने भी नाउन होते हैं जिसको हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं, सब्जेक्ट में कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन ही हो, सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे अगर एडजेक्टिव में आप दी लगा देते हैं तो प्लूरल नाउन के रूप में यूज हो जाए। जैसे द गुड एंड द ग्रेट, ठीक है, द गुड एंड द ग्रेट आर फॉर्चुनेट फॉर द वर्ल्ड, यानी ये कह लीजिए कि द वर्ल्ड इज फॉर्चुनेट टू हैव द गुड एंड द ग्रेट। अच्छे लोग जो हैं, महान लोग जो हैं, वो दुनिया की संपदा है, या कह लीजिए कि बड़े भाग्यवान ये धरती है। ये धरती बड़े ही भाग्यवान है कि अच्छे लोग यहाँ, महान लोग यहाँ आते हैं, जन्म लेते हैं। खैर, तो द गुड एंड द ग्रेट, गुड भी एडजेक्टिव है, ग्रेट भी एडजेक्टिव, लेकिन आप दी लगा दिए तो द गुड मैन हो गया, द ग्रेट मैन हो गया, अच्छे लोग, अच्छे महान लोग। तो यहाँ आप जब अच्छे लोग हो गए, महान लोग हो गए, तो फिर वर्ब प्लूरल होगा, एक आदमी तो हुआ नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जब भी यूज करते हैं एडजेक्टिव का दी लगा देते हैं तो प्लूरल ये सब्जेक्ट में यूज होता है। उसे हम नाउन तो नहीं कह सकते, है तो एडजेक्टिव ही, लेकिन वो प्लूरल सब्जेक्ट में माना जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, जीरंड हो सकता है, या मान लीजिए इन्फिनिटिव हो सकता है, नॉन फाइनाइट्स भी हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। किसी दिन बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट क्या होता है। तो मैंने ही कहा कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है जो नाउन होते हैं तो उनको हम एस ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब को एस सी एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। यही अंतर है दोनों। यही कारण है कि राम गोज टू स्कूल इन टाइम एंड राम एंड मोहन गो टू स्कूल इन टाइम। जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वहाँ गो तो वो बेस फॉर्म है वर्ब का, बेस फॉर्म कहा जाता है, जो ओरिजिनल फॉर्म है किसी वर्ब का उसको बेस फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब का बेस फॉर्म है, यानी गो से ही आगे बढ़ेगा, गो के पहले कुछ नहीं है। जैसे गो के बाद वेंट है, गोन है, गोइंग है, टू गो है, जो भी है, लेकिन वो है गो के बाद, यानी बेस फॉर्म जो है वो गो है। किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म के बाद ही आईएनजी लगाते हैं, एसीएस लगाते हैं, या जो भी लगाते हैं वो बेस फॉर्म में ही लगाते हैं। बेस फॉर्म के पहले कुछ नहीं होता है। जैसे राइट है तो राइट्स लिखते हैं, रीड है तो रीड्स लिखते हैं, रीडिंग लिखते हैं। फिर वो ये उच्चारण तो करते हैं रीड का, रीड, रेड, रेड, लेकिन वो स्पेलिंग एक ही रहता है। तो खैर, आप जब भी आप आगे बढ़े
जैसे ही आप आगे बढ़े बेस फॉर्म से तो वर्ब में कुछ आप लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब में आप कुछ लगा सकते हैं लेकिन बेस फॉर्म में ही लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि गोइंग में कुछ आप लगा देंगे, गोन में कुछ लगा देंगे, वेंट में कुछ लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। एस सी एस या आई एन जी हम बेस फॉर्म में लगाते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म किसी वर्ब का होता है। अब देखिए यहाँ आगे मैं बता रहा हूँ कि इसलिए बताया कि जब जैसे ही आप कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप शुरू कैसे करेंगे? सब्जेक्ट। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट सेंटेंस है उसकी बात कर रहा हूँ। आप इंट्रोगेटिव में जाएंगे तब तो वर्ब से शुरू करना पड़ेगा, या कोई इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, इंट्रोगेटिव मान लीजिए कि ये एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, तो इस तरह से आप इसको शुरू करते हैं, इस तरह से आप शुरू करते हैं। तो लेकिन इंट्रोगेटिव में आप मान लीजिए और आगे बढ़ेंगे, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या फिर मान लीजिए फिर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इस सब में जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट से शुरू नहीं करते, वहाँ वर्ब से शुरू करते। वो आगे जैसे जैसे क्लासेस चलेगा मैं बताऊंगा। तो यहाँ क्या हुआ, मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट खोजते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, यानी काम करने वाला कौन है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप स्टेशन में जाते हैं, आपको टिकट लेना है। ठीक है, तो टिकट लेना है तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, कहते हैं कि प्लीज गेट मी ए टिकट। ठीक है, कृपया एक, या गिव मी ए टिकट कहते हैं, गिव मी ए टिकट। तो प्लीज गिव मी ए टिकट आप कहते हैं, तो गिव वर्ब से शुरू तो किए, लेकिन वहां यू छिपा हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं, यानी जहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ ऑर्डर कमांड हो, जहाँ मान लीजिए कोई प्रेयर हो, तो किसी को प्रे करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं, ये करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ यू छिपा रहता है हमेशा। किसी को अगर कमांड आप कहते हैं, अगर किसी को आप कह रहे हैं कि गो टू द मार्केट एंड टेक सम ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर मी, तो वहाँ भी यू छिपा हुआ है हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि आप जिसको कह रहे होते हैं वो तो कोई यू है ना, जिसको आप कह रहे हैं। सामने जैसे आप बोल रहे हैं तो आप तो आई हुए, और जिसको, यानी फर्स्ट पर्सन आप जो बोलता है, और जो सुनता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन में यू है, तो आप कह तो रहे हैं किसी को, ऐसा नहीं है कि आप किसी को नहीं कुछ कह रहे हैं। तो जिसको कह रहे हैं वही यू है, छिपा हुआ रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस की बात है। खैर, सेंटेंस तो वर्ब से शुरू करते हैं, लेकिन यू छिपा हुआ रहता है। आप लिख भी सकते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं, यू गो टू द मार्केट एंड टेक मी सम ग्रीन वेजिटेबल्स। अब देखिए आगे मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्ट की बात हो गई, वर्ब की बात हुई। अब जैसे ही वर्ब की बात होती है तो टाइम एंड टेंस आ जाता है, टाइम एंड टेंस आ जाता है। अब इसको दूसरे दिन बताएंगे।